हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करेंगे सेट नंबर 3 और इसके पहले हम लोग 1 सेट नंबर 2 कर चुके हैं और ये दोनों सेट का मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से भी आप जाके ये दोनों सेट को 1-2 को देख सकते हैं। और 1-2 सेट में भी 25 क्वेश्चन इच में थे और यहाँ भी मैं 25 क्वेश्चन का सेट नंबर ये 3 है। और ये 25 क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए। फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन एरर्स पे बेस्ड है, फिर 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स पे बेस्ड है, 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स पे बेस्ड है, 3 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज पे बेस्ड है और लास्ट 6 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो इस तरह से ये टोटल 4 टॉपिक ये कवर किया गया है 25 क्वेश्चन के सेट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि एक सेंटेंस को मैं 4 भागों में बांट दिया हूँ, ए बी सी डी। अगर ए में एरर है तो ए टिक करना है, बी में एरर है तो बी टिक करना है, सी में एरर है तो सी टिक करना है। अगर ए बी सी तीनों में अगर एरर नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? डी ऑप्शन टिक करना है। और ये डी नो एरर का 1 to 10 में हर में यही है, नो एरर। डी ऑप्शन नो एरर का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। डी पार्ट है नो एरर। तो देखिए, इतना पार्ट ए का है, फिर इतना पार्ट ये बी का है, फिर विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री ये सी का है और फिर लास्ट में डी का है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, मतलब किसी भी पोर्शन में ना ए में एरर है, ना बी में, ना सी में, किसी में एरर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा? डी, नो एरर का हो जाएगा। सेकेंड है, The problem of soil erosion is one of the serious imports in various countries. डी है नो एरर का। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, कौन सा पार्ट में एरर है? बी में है। देखिए, एक इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात। इसका मतलब क्या होता है? आयात। और एक इंपोर्ट मतलब एक और इसका मतलब होता है, यहाँ जो मतलब है वो महत्व का है। जब इस इंपोर्ट का मतलब महत्व हो जाता है तो ये इंपोर्ट कैसा होता है? ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। तो यहाँ देखिए कि ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट्स कर दिया गया, जो कि होना चाहिए क्या? इंपोर्ट। तो यहाँ क्या इसका सही बनेगा? इंपोर्ट्स में आपको एस हटा देना है, सिंपल आपको इंपोर्ट लिखना है, सिर्फ इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर महत्व की बात किया जा रहा है, ना कि यहाँ आयात की बात किया जा रहा है। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया? द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट इन वेरियस कंट्रीज। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। डी पार्ट है नो एरर। The number of guests invited to the wedding are 1000। तो यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी है। कैसे होगा देखिए, द नंबर ऑफ, ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होगा? ये भी सिंगुलर होगा। इसके अनुसार ये भी सिंगुलर होगा। तो ये आर क्या है? ये प्लूरल है। तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। आर को यहाँ क्या करना पड़ेगा? इज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है? द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द वेडिंग इज 1000। ये नंबर ऑफ, ये क्या है फ्रेंड्स? ये रूल है, इसको आप ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ क्या बताता है? ये हमेशा ये सिंगुलर को बताता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सपोजिंग इफ ही टेल्स द ट्रूथ ही कैन एस्केप पनिशमेंट। डी पार्ट है नो एरर। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा समझिए। देखिए, सपोजिंग और इफ ये दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब एक होता है। तो यहाँ आप चाहे सपोजिंग यूज कीजिए चाहे इफ यूज कीजिए, दोनों में से कोई एक चीज यूज करना पड़ेगा। तो इस कारण हम इफ को यहाँ से क्या करते हैं? काट देंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सपोजिंग ही टेल्स द ट्रूथ ही कैन एस्केप पनिशमेंट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वॉज सो डार्क। डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
देखिए ध्यान दीजिए क्या एरर है, ये बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसके अलावा, इसके अलावा। लेकिन यहाँ सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि बगल में जो बैठा हुआ था उसको हम नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क था, हम उसको नहीं जानते थे जो बगल में बैठा हुआ था। क्यों नहीं था, लंबे समय से जो बगल में बैठा हुआ था उसको हम नहीं जान पाए क्योंकि बहुत सारा डार्क था। मतलब ये एक सेंटेंस में सेंस हमको बगल का निकल रहा है। तो बगल के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये बिसाइड्स में एस को हटा देते हैं। ये बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में। ये बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में, और एस लगा देते तो क्या होता है, इसके अलावा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वॉज सिटिंग बिसाइड मी बिकॉज इट वॉज सो डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच। यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन में पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 9:45 होता है, 9:45 नहीं होता फ्रेंड्स। तो यहाँ से अ का आर्टिकल हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस, इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, माई कज़न विथ हर पेरेंट्स हैव गॉन टू चेन्नई, डी पार्ट है नो एरर। तो देखिए यहाँ ये रूल ये है कि विथ के साथ कभी भी जब दो सब्जेक्ट अटैच हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, एलॉन्ग विथ हो, तो हमेशा जो वर्ब होता है उस विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, विथ के पहले वाले के अनुसार होता है, न कि बाद वाले के। तो देखिए विथ के पहले क्या है, माई कजन। माई कजन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ हैव की जगह पर क्या होगा, हैज होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ करेक्ट सेंटेंस, माई कज़न विथ हर पेरेंट्स हैज़ गॉन टू चेन्नई। देखिए यहाँ विथ भी हो सकता है, टुगेदर विथ भी हो सकता है, एलॉन्ग विथ भी होता है। ये 3-4 है जो आपको ध्यान रखना है। ये सब के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट, जो हम लोग को जो वर्ब एग्री कराना रहता है, इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार एग्री कराना पड़ता है। 8th क्वेश्चन है, सी इज माई कॉन्फिडेंटी। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ ये बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, ये क्या होगा, नो एरर होगा। सी इज माई कॉन्फिडेंटी। देखिए कॉन्फिडेंटी मतलब होता है कि एक ऐसा स्त्री जिसको आप अपनी रहस्य का कोई चीज़ बता दे, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंटी। 9th है, डू नॉट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन, डी पार्ट है नो एरर। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा समझिए, देखिए डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये तो बिल्कुल सही है। राजू फॉर ही विल, देखिए विल के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होता, इसका नहीं, लेट्स के जगह पर क्या होगा, लेट होगा। तो ये हो गया अब सेंटेंस सही। डू नॉट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट यू डाउन। लेट समवन डाउन मतलब क्या होता है, लेट समवन डाउन, इसका मतलब क्या होता है, किसी को निराश करना होता है। ये इसका मीनिंग होता है कि क्या करना होता है, इसके मतलब किसी को निराश करना होता है। तो इसी कारण ये यहाँ पर क्या हो गया, लेट्स के यहाँ पर लेट होगा। अगर इस सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर बिल नहीं होता, अगर बिल नहीं होता तो ये सेंटेंस यहाँ लेट्स से सही होता। ये बिल के कारण यहाँ लेट्स के जगह पर लेट हुआ है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस एक और ध्यान दे लीजिए, डू नॉट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट यू डाउन। आप कभी भी राजू पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमेशा वो क्या करता है, निराश करता है। 10th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू दिस वर्क, डी पर्सन है नो एरर का। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, देखिए ईच एंड एवरी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ हैव के जगह पर क्या होगा, हैज होगा। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डू दिस वर्क। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 13 क्या है, ए सिनोनिम से, मतलब बेस्ट एक्सप्रेस आपको मीनिंग बताना है। 11 है वालर। वालर मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, बहादुरी। बहादुरी का क्या होता है सिनोनिम्स,
करेज होता है ऑप्शन नंबर डी। वालर मतलब क्या होता है बहादुरी, और बहादुरी का सिनोनिम्स और भी क्या होते हैं करेज। करेज मतलब होता है बहादुरी। ऑनर मतलब क्या होता है सम्मान। कोर्टर्सी मतलब क्या होता है सभ्य शिष्टाचार। प्राइड मतलब क्या होता है गौरवान्वित। 12th है ग्लिम्पसी। ग्लिम्पसी क्या होता है, ग्लिम्पसी मतलब होता है कि एक छोटे से समय के लिए देखना, मतलब अ ब्रीफ व्यू, मतलब थोड़े देर के लिए देखने को क्या कहते हैं ग्लिम्पसी, मतलब एक झलक। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अ ब्रीफ व्यू। अ क्लोजअप व्यू मतलब होता है करीब से देखना। वर्ड्स आई व्यू मतलब होता है, देखिए ये इडियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, मतलब आप यूँ समझिए कि आपने कॉपी खोला, पेज पलटते जा रहे हैं, आप एक बार सरसरी निगाह से फट 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 पेज को पूरा एंड कर दिए, मतलब सरसरी निगाह से हर पेज पे आप देख लें। ये हो गया वर्ड्स आई व्यू। वाइड एंगल व्यू मतलब हर एंगल से सोचना देखना। नेक्स्ट है गॉल। गॉल मतलब क्या होता है, गॉल मतलब होता है कि उदंडता। उदंडता को इंग्लिश में और क्या कहते हैं ऑडेसिटी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोल्ड मतलब क्या होता है बहादुर। बोस्टफुल मतलब क्या होता है डिंग हाँकने वाला। और माचो मतलब क्या होता है बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16। ये यहाँ आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब एंटोनिम्स बताना है। 14 है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है कमजोर। अब कमजोर का उल्टा क्या होता है मजबूत टफ। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए टफ। बी क्या होगा टाइट। टाइट मतलब होता है टाइट कर देना, मतलब कस देना। ग्रुप मतलब होता है कि खुरदुरा आवाज़। एक खुरदुरा आवाज़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। 15 है क्राउडेड। क्राउडेड मतलब होता है कि नहीं बोलते हम लोग कि क्राउडेड है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, क्राउडेड एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। भीड़ भाड़ के उल्टा क्या होता है खाली खाली इम्पटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। क्रॉन मतलब क्या होता है ताज। क्रॉन होता है उसमें ईडी लग गया, इसको पास्ट बना दिया ताज हो गया। कंजेस्टेड मतलब वही होता है कि कंजेस्टेड मतलब क्राउडेड का ये सिनोनिम्स हो गया, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, लेकिन यहाँ एंटोनिम्स बताना है इसका ऑप्शन ये बी होगा। क्रिएटेड मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी आपकी मतलब मैंडेटरी है, आप इसे टाल नहीं सकते हैं, ये होता है ऑब्लिगेटरी, मतलब आपकी दायित्व है आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ से अब इसका अपोजिट हमको बनाना है। अपोजिट में क्या बनेगा, आपका कोई भी काम आपको करना बिल्कुल ज़रूरी है, आपकी मतलब क्या होता है कि ये कंपलसरी है, मतलब करना है। तो इसका उल्टा क्या होगा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब होता है कि अपनी इच्छा के, आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से करना, स्वैच्छिक। इसको कह सकते हैं ऑप्शनल भी होता है। ऑब्लिगेटली मतलब होता है कि कोई ऐच्छिक स्वैच्छिक नहीं है, आपको करना ही करना है, मतलब मैंडेटरी जिसको कहते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है मैंडेटरी। इसका उल्टा क्या होता है वॉलेंट्री। ऑब्लिगेटरी का एक सिनोनिम्स है कंपलसरी भी है। एक्सक्लूशनरी मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि निकाल देना, मतलब होता है कि इसको छोड़कर होता है। और एग्जेम्पलरी मतलब होता है कि बहादुरी भरा या महत्वपूर्ण, या इसको ये भी कह सकते हैं कि एग्जेम्पलरी मतलब होता है कि कैसे होता है कि कोई उदाहरणात्मक कोई होता है, या कोई भी शिक्षात्मक चीज़ कोई देख कर कि इससे हमको शिक्षा लेना चाहिए, तो नहीं बोलते एग्जेम्पलरी थिंग्स है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 18, 19। देखिए ये क्या है इडियम्स फ्रेज पे बेस्ड है। तो यहाँ इडियम फ्रेज को बोल्ड में और अंडरलाइन करके लिख दिया गया है। इसका ये मीनिंग आपको ये चार ऑप्शन में से यहाँ देख के बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट। सचिन एक क्या है बहुत ही उदास स्टूडेंट है। इनडिफरेंट मतलब क्या था उदास। ही इज ऑफन ऑल एट सी। वह ज़्यादातर क्या होता है ऑल एट सी मतलब होता है कन्फ्यूज, मतलब कंप्लीटली कन्फ्यूज। उदास इसलिए रहता है क्योंकि ज़्यादातर हमेशा वो क्या होता है कंप्लीटली कन्फ्यूज होता है। ऑल एट सी का मतलब होता है कि कंप्लीटली कन्फ्यूज। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटली कन्फ्यूज। 18 है आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक द बकेट सो दैट आई कैन गेट हिज मनी।
देखिए आपको अगर इसका मतलब भी नहीं मालूम है ना, तो आप ये सेंटेंस पढ़कर आप ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। कोई एक आदमी, ओल्ड मैन का हम इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं पता नहीं, ताकि हम उसका मनी ले लें। मतलब ओल्ड मैन मतलब मर जाए तो उसका क्या होगा, हम उसके मनी को, पैसे को हम ले लेंगे। तो किक द बकेट मतलब क्या होता है, टू डाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 है, आई एम टायर्ड ऑफ रैट रेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आई एम टायर्ड मतलब मैं थक चुका हूँ। रैट रेस मतलब होता है कि बहुत ही तेज कंपटीशन, मतलब जिसको कहता है गला काट प्रतियोगिता। फाइट्स कंपटीशन कौन सा सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइट्स मतलब होता है बहुत तेज कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। देखिए ये पूरा जो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो ये सेशन है, इसमें क्या है कि पूरा ये अंडरलाइन, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उसके जगह पर बताना है कि क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो खैर इस क्वेश्चन में तो पूरा ही अंडरलाइन है, तो पूरा बताना है कि सेंटेंस इसके जगह पर कौन सा सही होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में सिर्फ सर्टेनली का बताना है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक इट्स होता है, ये पोजीशन के लिए होता है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। और एक इट ऐसे लिखा जाता है, ए एपोस्ट्रोफी करके एस लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिएशन फॉर्म में इट इज का होता है। तो देखिए ये तो इट्स, ये इट इज हो गया, और ये इट्स क्या पोजीशन को बताता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका। तो यहाँ इस चीज़ का यहाँ यूज किया गया, इसका मैं इसको थोड़ा डिटेल बताया हूँ। तो यहाँ से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस बात को यहाँ समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। इट्स क्या है, इसका मतलब ये कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ये गलत है। इसके यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस, ये सोच सकते हैं, ये सही है सेंटेंस। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल टू जज, इसका इम्पॉसिबल है जज करना अ मैन को भी, इसका इम्पॉसिबल, किसका इम्पॉसिबल है, यहाँ मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये गलत हो गया। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। तो अब इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नॉट भी है इम्पॉसिबल भी है, मतलब एक सेंटेंस में दो नकारात्मक शब्द, तो ये सेंटेंस इसी तरह ए ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस, ये उसका हो गया करेक्ट सेंटेंस। 21 है, द डॉग इज सर्टेनली अ नोबल एनिमल। यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, सर्टेनली के जगह पर पार्टली होगा या बेसिकली होगा, फेयरली होगा। अगर तीनों में से कुछ नहीं होगा तो आपको डी नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि द डॉग इज सर्टेनली अ नोबल एनिमल। 22 है, टू कॉन्टेक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड। टू कॉन्टेक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड, पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए वो क्या किया, बहुत ही मुश्किल, उसको बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ गया। तो देखिए ये सेंटेंस यहाँ ये गलत है। अब ये तीन यहाँ बताना है कि इसके जगह पर ये सेंटेंस सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा, ये तीनों में से बताना है कि कौन सा ये सही होगा। तो देखिए ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट द पुलिस हार्ड, ये भी कोई मीनिंग नहीं दिया। ही ट्राई हार्ड, वो कैसा कोशिश किया, ट्राइड हार्ड टू कॉन्टेक्ट द पुलिस, हाँ ये हो सकता है। थर्ड नंबर है, ही ट्राइड द पुलिस टू कॉन्टेक्ट हार्ड, कॉन्टेक्ट हार्ड, ये भी कोई मीनिंग नहीं सेंस दिया, मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ही ट्राइड हार्ड टू कॉन्टेक्ट द पुलिस। 23 है, ही रेप्यूटेड टू बी अ क्लोज्ड फिस्टेड मैन। यहाँ कौन सा ऑप्शन आपको बताना है, एक क्लोज फिस्टेड मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ही रेप्यूटेड टू ए क्लोज फिस्टेड मैन। रेप्यूटेड मतलब होता है कि आपका रेपुटेशन, सम्मान, कुछ ये समझ लीजिए। तो ये इडियम है, तो इडियम में क्या होता है कि ये कभी भी क्लोज नहीं होता, ये सीधे होता है क्लोज, और फिस्टेड में ये ईडी लगता है।
ये आपको ध्यान रखना है, ये क्लोज नहीं होता, ये क्लोज होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ये ईडीएम सी यहाँ गलत प्रयोग किया गया, क्लोज नहीं होता है, ये क्लोज होता है। 24 है, डस्ट इज ए प्रॉब्लम पार्टिकुलर टू इंडिया। यहाँ पार्टिकुलर के यहाँ पर पैथेटिक होगा, पॉल्यूशन होगा, पेक्यूलियर होगा, या अगर तीनों में से कोई नहीं होगा, ये पार्टिकुलर सही है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा समय, पेक्यूलियर मतलब क्या होता है कि ऐसे सनकी भी होता है, और पेक्यूलियर का मतलब यहाँ क्या है कि किसी स्थान विशेष से संबंधित। डस्ट एक क्या है कि एक कोई एक पार्टिकुलर चीज़ से संबंधित है। तो डस्ट इज ए प्रॉब्लम पेक्यूलियर टू इंडिया, ये इंडिया के लिए एक ही क्या है, एक ही बहुत ही विशेष ये मुद्दा है, प्रॉब्लम है। पैथेटिक मतलब होता है कि दयनीय रूप से, पॉल्यूशन आपको पता ही है। 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन डैश, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें आपको ये फिल करना है कौन कौन सा ऑप्शन ये फिट होगा। डैश द मिडिल डैश द रूम, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इन द मिडिल ऑफ द रूम, इनटू द मिडिल ऑफ द रूम। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ क्या इसका करेक्ट सेंटेंस बन गया है, द फोटोग्राफ रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम। देखिए कोई यहाँ मूवमेंट का हो रहा है, यहाँ मूवमेंट की बात हो रहा है, तो मूवमेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ना कि इन लगाते हैं। इनटू लगाते हैं मूवमेंट के लिए, इन लगाते हैं मतलब इन मतलब अंदर के लिए, मतलब स्टेबल के लिए लगाते हैं इन, और कोई मूवमेंट होता है तब हम इनटू लगाते हैं। तो देखिए यहाँ रूम में क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है, इस कारण हमको ये इन की जगह पर ये इनटू लगाना पड़ गया। मिडिल ऑफ द रूम, और ये ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ सेपरेशन को दिखाता है, कोई अलगाव का चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ सेंटेंस में कोई अलगाव का ऐसा बात नहीं है, इस कारण हम ओ ऑफ का यूज नहीं किए, ए ऑफ का यूज किए। और बाकी सब तो दो ऑप्शन है, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। द फोटोग्राफ रोल्ड अ मशीन अबव द मिडिल फ्रॉम द रूम, ये क्या है, कोई मतलब ही नहीं निकला। द फोटोग्राफ रोल्ड अ मशीन बाय द मिडिल अक्रॉस द रूम, अक्रॉस द रूम हो सकता है, लेकिन बाय द मिडिल ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। अक्रॉस द रूम मतलब पूरे रूम में, एंटायर रूम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें। इसी तरह आपके लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा, बस आपका साथ और आपका प्यार का ज़रूरत है, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपको मोटिवेट करते रहूँ, और इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँ। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।